अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डायोड मॉडल्स डिस्कस किए थे और उसके बाद उससे रेलिवेंट उसके एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई बेसिकली डीसी पावर सप्लाई जो है वो बेसिकली तीन कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। रेक्टिफायर, फिल्टर, रेगुलेटर। और बेसिकली इसका जो काम होता है वो 110 वोल्ट या 60 हर्ट्ज एसी अवेलेबल को वो कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करता है। इसमें जो तीन कंपोनेंट यूज़ हुए होते हैं वो एक रेक्टिफायर होता है, फिल्टर होता है, रेगुलेटर होता है। रेक्टिफिकेशन बेसिकली क्या करता है, एसी सिग्नल में से जो है जो नॉन रिक्वायर्ड सिग्नल होता है उसको रिमूव करता है। मतलब उसको यूनि डायरेक्शनल बना देता है, या फिर उसमें से जितना पोर्शन हमें चाहिए होता है उतना रख लेते हैं, बाकी हम लोग रेक्टिफिकेशन के प्रोसीजर के ज़रिए हम लोग रिमूव कर देते हैं। सिमिलरली जो फ़िल्टर होता है वो रेक्टिफाइड सिग्नल जो होता है उसको थोड़ा सा स्मूथ कर देता है, और जो रेगुलेटर होता है वो इस फ़िल्टर्ड सिग्नल को फर्दर फिर एक कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो इनपुट में वेरिएशन होती है उसको कंट्रोल किया जा सके। सो इन सर्किट्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और इससे हमारे पास क्या होगा, हमारी कंप्लीट पावर सप्लाई डिस्कस हो जाएगी। सो वन बाय वन जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो जो पहला टॉपिक आएगा हमारे पास वो रेक्टिफिकेशन है। रेक्टिफिकेशन की भी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सो अगेन गोइंग फर्दर, जैसे मैंने अभी आप लोगों से बोला कि जब आप लोग एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर पहले रेक्टिफिकेशन का काम होता है। रेक्टिफिकेशन उसको क्या करता है, सपोज ये इनपुट सिग्नल था तो उसको वो यूनि डायरेक्शनल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। उसमें हमें नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं चाहिए था, और इस वजह से हमने उसको हाफ वेव या फुल वेव के जरिए उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐसा क्यों करते हैं, हमें डीसी क्यों चाहिए? अब जब एक डिवाइस सपोज करें अल्टरनेटिंग पे चलेगी तो पहले यहाँ से जब उसको इनपुट सिग्नल मिलेगा, पहले वो स्पीड अप होगा, फिर स्पीड डाउन होगा, बंद होगा, फिर वो स्पीड नेगेटिव साइड के ऊपर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, फिर उसके बाद जीरो पे आएगा और फिर उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। वो कंटिन्यूसली अगर सपोज करें एक फ़ैन है एसी के ऊपर, तो वो उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही होगी और दरमियान में ऑन ऑफ भी हो रहा होगा। सो उससे शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सो इस वजह से हम लोग इसको डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो जब हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो पहले उसके ऊपर रेक्टिफिकेशन होगी कि उसमें हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल को रिमूव कर देंगे। जब वो नेगेटिव हाफ साइकिल रिमूव होगा तो उसके ऊपर हमारे पास रेक्टिफिकेशन के बाद हमारे पास आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से होगी, और ये जो आउटपुट होगी ये फिल्टर सिग्नल की, फिल्टर सर्किट की इनपुट होगी, और फिल्टर सर्किट उसको क्या करेगा, थोड़ा सा स्मूथ कर देगा। किस तरह से करेगा, इनके फर्दर जो सर्किट्स हैं इनके बिहाइंड वो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर। फिर उसके बाद जो फिल्टर सर्किट की इस तरह की आउटपुट होती है उसको हम लोग रेगुलेटर को देते हैं, और रेगुलेटर उसको कांस्टेंट एग्जैक्टली डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और किसी भी डिवाइस को जब एक कांस्टेंट डीसी मिल रहा होता है तो वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ कंटिन्यूसली काम करता रहता है। सो दिस इज़ द होल आइडिया बिहाइंड द पावर सप्लाई, कि उसमें पहले जो इनपुट सिग्नल होता है वो एसी होता है, उसको रेक्टिफाई किया जाता है, रेक्टिफाइड की जो आउटपुट होती है उसको फिल्टर करके स्मूथ किया जाता है, स्मूथ जो सिग्नल होता है उसको रेगुलेटर के जरिए कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। सो हम लोग रेक्टिफिकेशन, फिल्टर और रेगुलेटर के सर्किट्स को फर्दर डिस्कस करेंगे कि रेक्टिफिकेशन किस तरह से होती है, फिल्टर किस तरह से किया जाता है, और रेगुलेटर किस तरह से काम करता है। सो पहले हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, और ये ध्यान में रखें कि हम लोग यहाँ पे आइडियल मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। और अगेन मैं रिपीट कर दूं कि आइडियल मॉडल के हमने तीन चीज़ों को निगलेक्ट किया था, पोटेंशियल बैरियर, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और रिवर्स करंट, तीनों को हम लोगों ने निगलेक्ट किया था। अब उसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जब भी हम लोग यहाँ पे सर्किट डिज़ाइन डिस्कस करेंगे तो ये जो चीज़ है वो ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक एक सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा अगर यहाँ पे ग्राउंड रिप्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वो तमाम जो हैं पॉइंट्स, वो तमाम पॉइंट जो हैं वो इलेक्ट्रिकली सेम है। यानी कि सपोज करें ये ग्राउंड है तो ये भी उस वक्त क्या होगा, ग्राउंड होगा। सपोज करें ये नेगेटिव पोटेंशियल है तो ये भी उस वक्त क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। सो इलेक्ट्रिकली सेम पोटेंशियल होंगे। अब उसके बाद सपोज करेंगे जब हमारे पास ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है तो इसमें हम लोग
सपोज करें कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो देन हम लोग क्या करेंगे, डायोड को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस्ड हो। अब सपोज करें जब हमारे पास इनपुट में फॉरवर्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और डॉटेड जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि जो सॉलिड लाइन है ब्लू, वो उसको हम लोग अभी इनपुट के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। सो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो उस केस में पॉजिटिव जो हाफ साइकिल है वो डायोड के पॉजिटिव के साथ अटैच है, तो ये जो डायोड है वो इसके लिए फॉरवर्ड बायस्ड होगा। और आइडियल मॉडल है तो हम लोग इसमें से पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब सपोज करें ये 10 वोल्ट है तो हमें आउटपुट में भी 10 ही मिलेगा, यहाँ पे 0.7 वोल्टेज वो रिड्यूस नहीं करेगा। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल के फॉरवर्ड बायस्ड है, सो इस वजह से हमें आउटपुट में भी जो है ना करंट फ्लो होता हुआ नजर आएगा। एंड सिमिलरली जब नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल देखें, अब सॉलिड लाइन जो है वो हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल है, सो इट्स मीन वी आर गोइंग टू डिस्कस नेगेटिव हाफ साइकिल फ्रॉम T1 टू T2। सो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास डायोड का नोड है, तो देन नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अटैच है, तो इस वजह से ये रिवर्स बायस्ड होगा। सो इस वजह से करंट जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो और आइडियल केस में अगेन यहाँ पे स्विच ऑफ के तौर पे कंसिडर होता है, इस वजह से हमारे पास स्क्रीन पे आउटपुट में ज़ीरो वोल्टेज शो हो रहा होगा। सो अगर सपोज करें कि जब हम लोग एक कंटिन्यूसली इस तरह से साइकिल उसको इनपुट के तौर पे देते जाएंगे, तो हमारे पास जो आउटपुट पैटर्न आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। T0 से T1 तक, T0 से T1 तक हमारे पास सिग्नल आएगा, और T1 से T2 नेगेटिव हाफ साइकिल है तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। ड्यूरिंग दैट भी आउटपुट क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। और उसके बाद जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल दोबारा से शुरू होगा तो हमें आउटपुट की पीक मिलेगी, और उसके बाद दोबारा से वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब अगेन देखें, इस रेक्टिफिकेशन में भी एक छोटा सा मसला ये है कि जब हम लोग ये वाला सिग्नल अपनी डिवाइस को प्रोवाइड करेंगे और वर्किंग करने के लिए, तो पहले वो डिवाइस क्या होगी, ज़ीरो के बाद ऑन होगी, ऑन होने के बाद मैक्सिमम पे जाएगी, मैक्सिमम के बाद फिर वो बंद होगी, फिर थोड़ा सा बंद रहेगी, फिर उसके बाद ऑन होके मैक्सिमम पे जाएगी, फिर एंड सो ऑन, इस तरह से कंटिन्यूसली उसमें अगेन शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो स्पीड अप हो रही है, जीरो पे जाती है, बंद हो जाती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बंद रहने के बाद फिर दोबारा से ऑन होती है। तो इस वजह से हम लोग ऐसी डिवाइसेस को ये इस तरह का सिग्नल नहीं दे सकते जिस तरह से जो है ना, जिनको कांस्टेंट डीसी चाहिए होता है। इस तरह के हम लोग सिग्नल वहाँ पे देते हैं जहाँ पे हमें कुछ अरसे के लिए डिवाइस को बंद करना पड़े। जैसे मैं फंक्शन लाइट्स वगैरह को हम लोग जो ब्लिंकिंग देते हैं वो इस तरह के सिग्नल की मदद से ही देते हैं। सो होपफुली आप लोगों को हाफ वेव रेक्टिफिकेशन समझ आ गई होगी। फर्दर हम लोग चलते हैं। अगर हम लोग जैसे भी हमने डिस्कस किया कि आइडियल मॉडल के केस के अंदर पोटेंशियल बैरियर का कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन अगर हम लोग इसमें पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट डालेंगे तो जो वीपी आउटपुट होगा उसमें हम लोग जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे होंगे उसमें से पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू को माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ पे अगर फॉरवर्ड बायस के केस में नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए तो उसने काम ही नहीं करना, क्योंकि रिवर्स बायस्ड होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, तो ये इसको स्विच ऑन के तौर पे कंसिडर करेगा, लेकिन चूंकि हम लोग पोटेंशियल बैरियर को कंसिडर कर रहे हैं तो इस वजह से जो भी इनपुट इसको प्रोवाइड हो रही है उसमें से ये 0.7 को क्या करेगा, माइनस करेगा। मसलन अगर सपोज करें यहाँ पे 10 वोल्ट इनपुट के तौर पे है तो हमें यहाँ पे 9.3 वोल्ट आउटपुट में मिलेगा। सो नेक्स्ट, जब हम लोग इनकी आउटपुट को ड्रा करेंगे आइडियल के लिए, तो हमें एज इट इज़ 5 वोल्ट आउटपुट में मिलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल दोनों के, और नेगेटिव हाफ साइकिल कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव हाफ साइकिल के रिवर्स बायस्ड है। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकल के लिए इनको डिस्कस करेंगे तो देन हमारे पास 4.3 का सिग्नल एट द एंड आएगा। पॉजिटिव हाफ के लिए नेगेटिव हाफ साइकिल अगेन नहीं आएगा। एंड सो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी वही केस डिस्कस कर सकते हैं। सो हमें एक कंसेप्ट की फ्यूचर में ज़रूरत होगी कि जो है वो एवरेज वोल्टेज है। एवरेज वोल्टेज जो है वो नॉर्मली हमारे पास होता है एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय द बेस।
यानी कि ये फार्मूला है एवरेज वोल्टेज का, एरिया डिवाइडेड बाय 2 पाई इस वजह से कि जो कंप्लीट हमारे पास इनपुट साइकिल है वो 0 से शुरू होकर पाई और पाई से आगे 2 पाई तक जाता है। सो जो इनपुट हमारे पास सिग्नल है वो 0 से लेके 2 पाई तक है, और एरिया को हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो उसकी हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी कि वो सिग्नल की जो एवरेज वैल्यू होगी वो कहाँ पे आ रहा होगा। सो इसके लिए जो एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला है, सॉरी यहाँ पे 1/2 पाई, ये इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे ये इक्वल का साइन नहीं है। लेट मी करेक्ट दिस। 1/2 पाई एरिया कैलकुलेट करने का तरीकाकार ये है कि हम लोग उसको इंटीग्रेट कर दें। अब देखें यहाँ से यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और अब यानी कि एरिया हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके पाई तक है। तो हम लोग इतने पोर्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू पाई। अब चूंकि हमारे पास ये साइनोसाइडल वेव है, तो इस वजह से ये जो हमारे पास आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय साइन, और उसके साथ डी थीटा, थीटा के लिहाज से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो 1/2 पाई 0 टू पाई वी पी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज साइन थीटा डी थीटा। जब इसको वी पी कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो माइनस का थीटा आ जाएगी, लिमिट 0 टू पाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एट द एंड हमारे पास ये 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, तो वी एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी पी ओवर पाई। अब सपोज करें वी पी जो है वो 50 है, 50 को जब पाई से डिवाइड करेंगे तो देन आपके पास जो वैल्यू आएगी 15.9 वोल्टेज आएगी, विच इज़ 31.8% ऑफ द वीपी। यानी कि अगर हम लोग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात करें तो उस वक्त जो एवरेज वैल्यू होगी किसी भी इनपुट सिग्नल की, किसी भी आउटपुट सिग्नल की, सॉरी, वो 31.8% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज होगी। आउटपुट का लफ्ज़ मैं इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ कि अगर हम इनपुट के बाद हम लोग सर्किट को आइडियल कंसिडर कर रहे हैं तो जितनी इनपुट होगी उतनी हमें आउटपुट मिल रही होगी, लेकिन अगर प्रैक्टिकल या कंप्लीट मॉडल डिस्कस कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज वैसा नहीं होगा, कम होगा। तो आउटपुट वोल्टेज कम होगा तो ऑब्वियसली उसकी एवरेज वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे आप लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो वी है वो बेसिकली वीपी है, सॉरी वी आउटपुट है। तो वी आउटपुट का जो बेसिकली 31.8% होगा वो एवरेज वैल्यू होगी फॉर द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सो जो पीक इनवर्स वोल्टेज है, जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो उसमें उस वक्त उसमें से जो मैक्सिमम वोल्टेज इनवर्स वोल्टेज पास कर रहा होता है वो पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। डायोड डायोड जब रिवर्स बायस्ड होगा तो उसमें से मैक्सिमम जो इनवर्स वोल्टेज पास कर रहा होगा उसको हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज का नाम देंगे। अब जब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन विद ट्रांसफॉर्म कपल्ड इनपुट वोल्टेज की बात करेंगे तो पहले हम लोग ट्रांसफॉर्म की थोड़ी सी चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। ट्रांसफार्म के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास जो इनपुट है वो एसी वोल्टेज होती है, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल हैं और सॉरी प्राइमरी कॉइल हैं, और यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी कॉइल हैं। अब जो सिमिलरली यहाँ पे आपके पास प्राइमरी वोल्टेज है और यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज है। प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान एक रिलेशन है, वी सेकेंडरी इज इक्वल टू एन वी प्राइमरी। एन बेसिकली रेशो है, टर्न रेशो किसकी, सेकेंडरी की प्राइमरी के लिहाज से, जो सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय द टर्न्स रेशो इन द प्राइमरी, वो आप हमें क्या देगी, टर्न रेशो एन देगी। सो एन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, सो हमें एन दे देगा। अगर यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो एन की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, एन की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो इट्स मीन वी सेकेंडरी जो होगा वो वी प्राइमरी से बड़ा होगा, और अगर एन की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है तो इसका मतलब है वी सेकेंडरी जो है वो कम होगा एज कम्पेयर टू वी प्राइमरी। और अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो देन वी सेकेंडरी और वी प्राइमरी एक दूसरे के इक्वल होंगे।
n इज इक्वल टू 1 तब होगा जब आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी सेम होंगी। अब हमें ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाने का फ़ायदा क्या है? इसके दो एडवांटेजेस हैं। एक तो ये क्या करता है, पीछे से आने वाले वोल्टेज को स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है। अब इस दूसरा फ़ायदा जो है कि ये सेकेंडरी सर्किट के अंदर इनपुट की वजह से कोई हैज़र्डोस आते हैं, फ्लक्चुएशंस आती हैं जो कि ये बियर नहीं कर पाता, तो उसको अवॉइड करने के लिए शुरू में ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। वो सारा लोड अपने ऊपर बियर करके अगले जो अप्लायंसेस होती हैं उनको बचा लेता है। सो जब हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात की जाती है, तो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। सपोज करें कि हमने इसको वी इनपुट दिया, यहाँ से वी प्राइमरी टर्न्स की वजह से वीपी प्राइमरी, और उसके बाद टर्न्स बेस्ड के ऊपर यहाँ पे वीपी सेकेंडरी आ जाएगा, और वीपी सेकेंडरी विल बी द इनपुट टू द डायोड। यानी कि यहाँ पे इस डायोड की जो इनपुट होगी वो वी इनपुट नहीं होगी, ना वी प्राइमरी होगी, बल्कि इस डायोड की जो इनपुट होगी वो वीपी सेकेंडरी होगी, क्योंकि जो इस ट्रांसफार्मर की वजह से जो इनपुट सिग्नल होगा वो या तो स्टेप अप होके मिलेगा या फिर स्टेप डाउन होके मिलेगा, बेस्ड अपॉन द टर्न रेशो जो कि इनमें डिफाइन की होगी एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। सो जो इनपुट टू द डायोड होगी वो वीपी सेकेंडरी होगी, और वीपी सेकेंडरी में से अगर हम लोग आइडियल कंसिडर करते हैं तो 0.7 माइनस नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकल मॉडल डिस्कस करते हैं, पोटेंशियल बैरियर को कंसिडर करते हैं, तो देन यहाँ पे वीपी सेकेंडरी में से 0.7 वोल्ट माइनस होगा, वो आपके पास आउटपुट में शो हो जाएगा। और चूंकि इस डायोड की जो इनपुट है वो वीपी सेकेंडरी है, तो देन जब सपोज करें ये रिवर्स बायस्ड होगा नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर, तो उस वक्त जो मैक्सिमम इसको इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा होगा वो वीपी सेकेंडरी ही होगा। सो इस वजह से वही इसका पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाएगा, क्योंकि जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में किया कि इनवर्स रिवर्स बायस के अंदर जो मैक्सिमम उसमें से वोल्टेज पास होगा वो आपके पास पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाएगा। सो होपफुली आप लोगों को ट्रांसफार्मर की थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ आ गई होगी। इसकी हम लोग थोड़ी सी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। डिटरमाइन द पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इफ टर्न रेशियो इज 0.5, यानी कि टर्न रेशियो का अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस किया, सेकेंडरी को नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। तो एन जो है सेकेंडरी को प्राइमरी से डिवाइड करेंगे तो 1/2 टर्न रेशियो आपके पास 0.5 आ जाएगी। अब वीपी प्राइमरी जो है दैट विल बी इक्वल टू वीपी इनपुट, और विच इज़ 156 वोल्ट। अब जो वीपी सेकेंडरी है उसको हम लोगों ने इस फार्मूला के मुताबिक, ये जो वीपी सेकेंडरी है इज इक्वल टू एन वीपी प्राइमरी, तो यहाँ पे एन की जो वैल्यू 0.5 है और वीपी प्राइमरी इज इक्वल टू 156, और आंसर 78 वोल्टेज आ गया। यानी कि ये जो 78 वोल्ट होगा that is going to be the input to this diode. अब इस डायोड की जब ये इनपुट बनेगी 78 वोल्ट, तो देन ड्यू टू प्रैक्टिकल मॉडल 0.7 वोल्टेज ये रिमूव करेगा, तो उसमें से जो आउटपुट वोल्टेज आएगी 78 वीपी सेकेंडरी माइनस 0.7, 78 में से 0.7 माइनस करेंगे तो 77.3 वोल्टेज आ जाएगा। और ये जो वीपी सेकेंडरी होगी अगेन विल बी द इनपुट टू द डायोड। सो होपफुली आप लोगों को ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप लोगों ने खुद से करनी है। डिटरमाइन द पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इफ n इज इक्वल टू 2 and vp input is equal to 312. What is the peak inverse across the diode? Describe the output voltage if the diode is turned around, मतलब उसकी डायरेक्शन अगर चेंज कर दी जाए। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई मसला हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।